Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 7th of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 7 जनवरी 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाना होगा, वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हैं। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बक्सा टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो हमारे भारतीय संविधान में 5वां और 6वां शेड्यूल है, इसके जो प्रावधान है वो क्यों बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी स्टेट्स हैं उनके बीच की बाउंड्रीज को डिटरमाइन करना, या ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे पंचायत से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी एंड पावर्स को डिटरमाइन करना, या ऑप्शन नंबर डी, जो भी हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में इसके बारे में पढ़ लिया होगा। ये जो पूरा हादसा हुआ है ना, इससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, भारत क्या एक्शन ले रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे हम समझेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं हुआ क्या है। और पहले सोर्सेस मैं आपको दिखा देता हूँ। आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 के साथ साथ वर्ल्ड सेक्शन के ऊपर भी दोस्तों डिटेल से इस आर्टिकल को मेंशन किया गया है। तो होता यहाँ पर यह है कि फ्राइडे वाले दिन अमेरिका के अंदर जो अलास्का एयरलाइंस है उसका एक प्लेन, और उस प्लेन का जो नाम है वो है बोइंग 737 मैक्स 9 प्लेन। तो दोस्तों, ये प्लेन जा रहा था पोर्टलैंड से ओंटारियो की साइड पर, लेकिन जैसे ही अपनी उड़ान भरता है 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। उतने हाइट पर पहुंचने के बाद इस प्लेन का जो इमरजेंसी गेट होता है, इमरजेंसी एग्जिट होता है, वो उखड़ कर गिर जाता है। अब दोस्तों, वो गेट उखड़ कर चला गया तो समझो क्या हालत हुई होगी जो अंदर पैसेंजर्स बैठे होंगे। कुछ पैसेंजर्स ने यहाँ पर यह भी बोला है अपने इंटरव्यू के दौरान कि इतना तेज आवाज़ आ रहा था कि लग रहा था कान के पर्दे फट जाएंगे। यानी जो नॉर्मल एक साउंड आता है फ्लाइट में, आता ही है, तो उससे कम से कम 10 से 15 गुना ज़्यादा साउंड यहाँ पर आ रहा था, ऐसा खुद यहाँ पे लोगों ने बताया। अब ये जो पूरा इंसिडेंट, ये पूरा हादसा हमको देखने को मिला है दोस्तों। अच्छी बात यह है कि इसमें किसी की जान नहीं गई, नहीं तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था जिसकी चर्चाएं दुनिया भर में होती। लेकिन इससे एक सीख लेनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका ने तो खैर इस वाले प्लेन के ऊपर में, बोइंग के प्लेन्स के ऊपर में थोड़े समय के लिए रोक भी लगा दी कि भैया यहाँ पर इनको अभी नहीं उड़ने देना है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो इंडिया में ये हुआ कि जो हमारा डीजीसी है, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने कल के दिन जो इंडियन एयरलाइंस है, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस में भी दोस्तों ये प्लेन उड़ते हैं, और हमारे पास में जो प्लेन है वो है बोइंग 737-8 मैक्स, ये वाला एयरक्राफ्ट हमारे पास में है। और अभी जिसमें ये पूरा हादसा देखने को मिला है वो है बोइंग 737 मैक्स 9 वाला है। तो इसी का यहाँ पर एक वेरिएंट हमारे पास में भी है जिसका हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, डीजीसीए ने यहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर्स जारी कर दिया और बोल दिया है कि भैया ये जो प्लेन है इसकी उड़ान भरने से पहले अच्छी तरीके से जो इसके इमरजेंसी एग्जिट वाले गेट्स हैं उसको ध्यान से देखा जाए, उसको इंस्पेक्ट किया जाए, चेक किया जाए कोई कमी तो नहीं है इसके अंदर में। देन उसके बाद में जाकर ये जो प्लेन है वो उड़ान भरेगा। ये खुद यहाँ पर इंडिया के अंदर भी दोस्तों कर दिया गया है। इमीडिएटली यहाँ पर ये जो पूरा एक्शन है वो लिया गया। तो आप समझ सकते हो क्या पूरा का पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है। अमेरिका में जो ये बोइंग 737-9 मैक्स है, इन विमानों की जो उड़ान है इस पर अभी के समय पर रोक लगा दी गई है। यूएस का जो एविएशन रेगुलेटर है, इन्होंने कल रात क्या किया, एक आदेश जारी किया और बोला अलास्का एयरलाइंस के बोइंग 737-9 मैक्स विमान का दरवाजा हवा में जो उखड़ा है
ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चिंता वाला विषय है। और इस आदेश के बाद में अमेरिका ने यहाँ पर जितने भी बोइंग के प्लेन्स, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग ये जो सीरीज़ है इनके 171 ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि उड़ान भरते हैं, इन सभी 171 विमानों के ऊपर में इनकी उड़ान के ऊपर रोक लगा दी गई है, थोड़े समय के लिए रोक लगा दी गई है। ये बोइंग, ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं इतनी प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, एक बार इन्होंने बहुत बड़ा जुर्माना ही भरा था इस चक्कर में, क्योंकि ये प्लेन्स बहुत क्रैश भी होते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो हमको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बताता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं ये इतनी बड़ा चिंता का विषय क्यों है। क्योंकि दोस्तों ये जो बोइंग 737 वाले प्लेन्स हैं ये बहुत बार क्रैश कर चुके हैं। 737 यहाँ पर इनकी एक पूरी सीरीज़ है जिसमें 737-8, 737-9 इस प्रकार से बहुत सारे इनके एयरक्राफ्ट्स आते हैं। अब वैसे इन एयरक्राफ्ट की शुरुआत 2015 में होती है। बोइंग ने 2015 में 737 मैक्स विमान बनाया था और 2017 में जो फेडरल एविएशन अथॉरिटी है FAA के नाम से, इन्होंने इस प्लेन को मंजूरी दे दी। इसके बाद यहाँ पर यह प्लेन दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एयरक्राफ्ट बन गया। 2018 में इंडोनेशिया एयरलाइन के तहत उड़ान भरते वक्त पहली बार यह प्लेन क्रैश हुआ था। और दोस्तों जो वो क्रैश हुआ था ना, उस समय पर लगभग 189 लोगों की जान गई थी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस वाले प्लेन में भी 171 पैसेंजर्स थे, कुछ क्रू मेंबर्स थे। तो ये अच्छा हुआ कि यहाँ पर किसी की जान नहीं गई। और दोस्तों 2015 में जब ये इंसिडेंट हुआ, 2017 में जो इंसिडेंट हुआ था इंडोनेशिया वाला, उसके बाद 2019 में एक और बोइंग 737 वाला ही मैक्स प्लेन क्रैश हुआ। और जो ये दूसरा 2019 में हादसा हुआ था, अगेन इसमें 157 लोगों की मौत हुई। आप इमेजिन करो, यहाँ पर सेफ्टी का मतलब कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा फिर तो। और जब ये 2019 में जब पूरा इंसिडेंट हुआ, 157 लोगों की जान गई, तो उसके लगभग 3 दिन बाद जो फेडरल एविएशन अथॉरिटी है, इन्होंने इस प्लेन की उड़ान पर एक पूरी तरह से रोक लगा दी। और 2021 में जाकर अगर आप देखोगे तो बोइंग ने अमेरिकी जो न्याय विभाग है, इनका जो पूरा कोर्ट है, इसके सामने 2.5 अरब डॉलर, ध्यान से सुनना, 2.5 अरब डॉलर का जुर्माना भरा। और वो जुर्माना भरने के बाद में दोस्तों वापस से यहाँ पर ये जो एयरलाइन है वो स्टार्ट होती है। क्यों ये जुर्माना क्यों बढ़ा गया? प्लेन के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई सारे आरोप लगे इस कंपनी के ऊपर में, इस वजह से। और जुर्माना भरने के बाद में इन्होंने क्या किया, अपने डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे सुधार किए, मरम्मत करवाई, लेकिन फिर बार बार दोस्तों ये क्रैशेस हो रहे हैं। और ये लेटेस्ट जो यहाँ पे पूरा इंसिडेंट देखने को मिला है, ये वापस से एक कह सकते हो चिंता जताना शुरू करता है, स्पेशली बोइंग वाले एयरक्राफ्ट्स को लेकर, जो कि अभी के समय पर न्यूज़ में बना हुआ है। क्लियर हो गया? तो पूरा ये मैटर चल रहा था। ये कुछ फोटोज़ आपको देखने को मिलेंगे, ये यहाँ पर फोटो नज़र आएगा, ये था यहाँ पर इमरजेंसी गेट। आप इमेजिन करो, प्लेन 16,000 फीट की ऊंचाई पर, और इतना बड़ा हिस्सा यहाँ पर खुलकर उखड़कर उड़ जाता है, गिर जाता है। तो कितनी तेज़ी से यहाँ पर जो हवा है वो यहाँ पर एंटर कर रही होंगी। जो ये ऑक्सीजन मास्क वगैरह है वो अपने आप सब स्टार्ट हो गए, एक्टिव हो गए। कई सारे लोगों ने यहाँ पर इसकी मदद भी ली अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। चलिए आगे आते हैं। बाकी आज के ही न्यूज़पेपर में वापस से पेज नंबर 1 पर ही एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 1 कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिंक करेंगे। हुआ क्या, एक और हादसे की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर में आपको पता है जो जल्लीकट्टू है दोस्तों, यहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है, हर साल परफॉर्म किया जाता है पोंगल के समय पर। अभी आपको पता है पोंगल आने वाला है, लगभग इस बार 15 जनवरी को पोंगल पड़ेगा। पोंगल एक बहुत ही बड़ा त्यौहार आपको देखने को मिल जाता है तमिलनाडु के अंदर में, हम सभी सेलिब्रेट भी करते हैं। और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो पोंगल वाले दिन द हिंदू न्यूज़पेपर भी नहीं आता है, वो भी यहाँ पर ऑफ रहता है। अब हुआ यहाँ पर यह है कि तमिलनाडु के अंदर में पोंगल से पहले जो ये जल्लीकट्टू है दोस्तों, ये शुरू हो जाता है। जल्लीकट्टू क्या होता है मैं आपको सब बताऊंगा। वैसे आप फोटो देखकर समझ गए होंगे, कई सारे लोग जो बुल होते हैं ना, उन बुल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और जो कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले लोग हैं इनको बुल टेमर बोलते हैं, ठीक है, बुल टेमर्स। तो ये बुल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब हुआ क्या, तमिलनाडु में अभी साल की शुरुआत हुई है, पहला जल्लीकट्टू का इवेंट हुआ था, और इसी इवेंट के दौरान 22 लोग कहीं ना कहीं घायल हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। 22 लोग इंजर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 11 लोग अभी तंजावुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर में हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नज़र आ रही है।
तो अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर बोला है कि भैया जो बुल्स की सेफ्टी है उसके साथ साथ जो लोग हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो लोग देखने आते हैं ये पूरा का पूरा जल्लीकट्टू का इवेंट, सबके लिए यहाँ पर सेफ्टी ज़रूरी है, उसको ध्यान में रख कर यहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाए। तो ये पूरा इवेंट हुआ जिसकी वजह से अभी ये चर्चा में है। तो एग्जामिनेशन में आपसे देखो ये नहीं पूछा जाएगा कहाँ पर क्या हुआ, क्या हादसा हुआ। अगर कुछ पूछा गया तो जल्लीकट्टू के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। मैं आपको बताऊं जल्लीकट्टू पिछले 2 साल से लगातार न्यूज़ में भी बना हुआ है। पिछले साल मार्च में न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर्स जल्लीकट्टू को लेकर आए हैं। बीच में जल्लीकट्टू के ऊपर बैन लगा दिया कि परफॉर्म नहीं किया जाएगा, इससे एनिमल पर अत्याचार हो रहा है। फिर तमिलनाडु ने अपने लॉ के अंदर बदलाव किया कि नहीं भाई जल्लीकट्टू को हम परफॉर्म करेंगे, हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारी पीढ़ियाँ इसको परफॉर्म करती हुई आई हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा ये कल्चर है, हमारी जो ये संस्कृति है, इसको हम बचा कर रखें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो इस तरीके कई सारे मैटर्स हुए। तो जल्लीकट्टू आज भी यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आज जो ये प्रॉब्लम हुई उसके बाद हो सकता है आने वाले समय पर कुछ और जजमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इतनी ही न्यूज़ है तो इतना ध्यान रखना है। उसके बाद एग्जाम के लिए अगर कुछ पढ़ना है, जो कुछ लिखना है इस आर्टिकल से, वो है जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू दोस्तों एक पुराने ज़माने का स्पोर्ट है, बहुत ही पॉपुलर है तमिलनाडु के अंदर में। ये जो स्पोर्ट है इसमें क्या होता है, एक जंगली बैल भीड़ में छोड़ दिया जाता है और वो जो भीड़ है उस बैल का जो यहाँ पर हम्प है, यहाँ आप देख पाओगे बैक है, इसको पकड़कर उस बैल को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है इंसान। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल पोंगल के समय पर। पोंगल जो कि तमिल का एक बहुत बड़ा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो जनवरी का महीना यानी अभी महीना चल ही रहा है, 15 जनवरी को पोंगल है, उससे पहले ये जल्लीकट्टू परफॉर्मेंस चलता है हर साल। अब दोस्तों जब ये जल्लीकट्टू हुआ ना, इसको लेकर बड़े बड़े जजमेंट्स आए, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो लोग यहाँ पर जो है जितने भी लोग हैं वो डिवाइड हो गए इंटरनेट पर। उनका कहना यह है कि कई सारे लोग का कहना यह है कि जो जल्लीकट्टू के ऊपर बैन लगाया गया वो सही है। तो कई सारे लोग यहाँ पर उस बैन को फेवर कर रहे थे और कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे थे जिनका कहना था नहीं 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 इसके ऊपर बैन लगाना बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो जल्लीकट्टू के फेवर में उनके आर्गुमेंट्स थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लोग जल्लीकट्टू के सपोर्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं उनके क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं। उनका कहना यह है कि देखो इस स्पोर्ट को बैन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल्लीकट्टू यहाँ पर एक रिलीजियस और कल्चरल इवेंट है तमिलनाडु के अंदर में, जो लंबे समय से यहाँ पर उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो फॉलो करते हुए आ रही हैं और वो चाहती हैं इसको बचा कर रखा जाए आगे की फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। इतना ही नहीं, तमिलनाडु की जो सरकार है उन्होंने खुद यहाँ पर आर्ग्यू किया और उन्होंने बोला कि भाई इस पूरे प्रैक्टिस पर कंप्लीटली बैन मत लगाओ। कंप्लीटली बैन लगाने से अच्छा यह है कि हम इसमें थोड़े बहुत सुधार कर सकते हैं जिससे यहाँ पर एनिमल पे कोई अत्याचार भी ना हो और काम मतलब जो हमारा स्पोर्ट है वो बचा रहे, स्पोर्ट एज इट इज़ यहाँ पे परफॉर्म किया जाए। यानी पूरे इस स्पोर्ट को रेगुलेट कर सकते हैं। ये तमिलनाडु की सरकार का यहाँ पर स्टेटमेंट आता है। फिर उसके बाद एक और आर्गूमेंट यहाँ पर यह बोला जाता है कि कई सारे लोग यहाँ पर बिलीव करते हैं कि जो जल्लीकट्टू है, अगर हम जल्लीकट्टू को ऊपर रोक लगा देंगे, इस स्पोर्ट को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, तो इससे तमिलनाडु में जो कई सारी कम्युनिटी है जो बिलीव करती है इस स्पोर्ट के अंदर में, उनके कल्चर, उनके सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं दोस्तों उसके ऊपर अटैक हो रहा होगा। फिर उसके बाद में एक और चीज़ यहाँ पर है, सरकार ने बोला है कि जो जल्लीकट्टू है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ट्रेडिशन को बचाने के लिए। ये तो है ही, ट्रेडिशन के साथ साथ दोस्तों कई सारी प्रकार की जो बुल की ब्रीड्स हैं, ये जो बैल आपको देखने को मिलते हैं, इनकी कई सारी ब्रीड्स हैं जो तमिलनाडु में ही पाई जाती हैं, पावरफुल ब्रीड्स। इनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि हर साल के लिए इनको तैयार किया जाता है, अच्छे से खिला पिला के पाला जाता है ना, बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि जल्लीकट्टू में यहाँ पर ये बैल बढ़िया परफॉर्म कर सके। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, इन ब्रीड्स को बचाने के लिए भी कह सकते हो जल्लीकट्टू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी तरफ जो लोग हैं उनका कहना यह है कि नहीं 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 इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। जो आर्गूमेंट्स हैं ओपोजिशन में वो क्या बोलते हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पे लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि जो जल्लीकट्टू है इसका परिणाम बुरा हो सकता है। देखो इसका परिणाम हो सकता है इंसान की मृत्यु हो जाए कभी, या इंजरीज हो जाए। इंजरीज का केस तो अभी हमने देखा ही है, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, है ना। तो ये दोनों को ही हो सकता है, मतलब ये प्रॉब्लम ह्यूमंस के साथ भी हो सकती है, बुल के साथ में भी हो सकता है बुल की जान चली जाए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ओपोजिशन में पहला केस है। दूसरा यहाँ पे लोगों का कहना यह है कि जो टेमर्स होते हैं, जो यहाँ पर इस तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं बुल को, वो अक्सर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से यहाँ पर बुल के प्रति अपना एक्शन दिखाते हैं, जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं बुल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी यानी निर्दयता दिखाई जाती है। तीसरा यहाँ पे आप देख पाओगे क्रिटिक्स का कहना यह है कि उन्होंने जल्लीकट्टू को कंपेयर कर दिया सती और डोरी प्रैक्टिसेस से।
तो जलीकट्टू को यहाँ पर इन्होंने इससे कंपेयर करते हुए बोला कि सती और डोरी प्रैक्टिस जो कि एक समय पर हमारे कल्चर का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन वो लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से ख़त्म कर दिया गया और वो सही था, तो इसी प्रकार से हमें जलीकट्टू को भी ख़त्म कर देना चाहिए। ये यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके के आर्गूमेंट्स यहाँ पे चलते रहते हैं। अब दोस्तों कई बार ना हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है और कई सारे लोग कन्फ्यूज हो भी जाते हैं, क्या जलीकट्टू और कंबाला दोनों सेम है? दोनों सेम दिखाई देते हैं लेकिन दोस्तों सेम है नहीं। जलीकट्टू तमिलनाडु के अंदर परफॉर्म किया जाता है, जबकि जो कंबाला है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पुराना बफलो रेस है। यहाँ पर आप देख पाओगे भैंसों की रेस करवाई जाती है जो कि खेतों में होती है, जहाँ पर पूरी तरह से पानी है, कीचड़ है, उसमें यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार की रेस होती है। लेकिन जो कंबाला है ये परफॉर्म किया जाता है कर्नाटका के अंदर में, ठीक है, नवंबर से मार्च के समय पर। ध्यान रखना जलीकट्टू और ये कंबाला दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पर आप देख पाओगे बीच में सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कर दिया था, बीच में इस पर्टिकुलर स्पोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था कि भैया यहाँ पर जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, यानी कि हमारे देश में जानवरों के ऊपर जो निर्दयताएं दिखाई जाती है उसके खिलाफ जो हमारे पास में कानून है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बोलता है कि भैया ये स्पोर्ट को हटाना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर बैन लगाया, लेकिन बाद में यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार आई, उन्होंने बोला कि देखो हमारे पास में जो लॉ है इसमें हम सुधार करेंगे, जानवरों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। तो उसके बाद वापस से आप कह सकते हो कि ये जो जलीकट्टू है इस स्पोर्ट को वापस से स्टार्ट किया गया। तो यहीं पर हमारे पास में एक और चीज़ आ जाती है एग्जामिनेशन के लिए कि आखिरकार जो ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है 1960 का, ये कानून है क्या? तो दोस्तों ये जो पूरा कानून है इसका मेन पर्पस क्या है कि जो जानवर है हमारे देश में उनको अननेसेसरी जो पेन हो रहा है, बेफालतू का यहाँ पर उनको दर्द दिया जा रहा है, बेफालतू में जो जानवर सफ़र कर रहे हैं उन सफरिंग से उनको बचाने का काम करना, ये सारा काम करने के लिए इस पूरे कानून को तैयार किया गया। और इसी के साथ में दोस्तों एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जानवरों के कल्याण के लिए यहाँ पर पूरा बोर्ड को तैयार किया जाता है। यह बोर्ड तैयार होता है 1962 में, और 1962 में आप ऐसे देख सकते हो ये जो पुराना वाला एक्ट है हमारा क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, ये 1960 में आया और इसी कानून के माध्यम से इसके सेक्शन 2 के बेसिस पर 2 साल बाद यानी 1962 में हमने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया। ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट आगे आपको बताऊंगा। नाउ ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट जो है दोस्तों ये क्या करता है, एनिमल्स की सफरिंग को कम करने का काम करता है। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो अलग अलग प्रकार की क्रुएल्टी होती है, अलग अलग प्रकार से निर्दयता दिखाई जाती है, एनिमल्स को मारा जाता है, पीटा जाता है, अलग अलग प्रकार की जो निर्दयता होती है उन सबको यहाँ पर कवर किया जाता है। प्लस कई बार जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिफिक पर्पस के लिए, तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं यहाँ पर कि भैया ये गाइडलाइन फॉलो करके ही आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। क्लियर। नाउ अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यूपीएससी ने 2014 में एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन थोड़ा हटके था। क्वेश्चन ये था कि जो एनिमल वेलफेयर क्वेश्चन ये है कि भैया 3 स्टेटमेंट है, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है इसको हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया है। कहोगे क्या ये सही है? अभी तो आपने इसके बारे में पढ़ा था, क्या वाकई में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से बनाया गया? नहीं, प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी एनिमल्स एक्ट 1960 के बेसिस पर बनाया गया है, ना कि एनवायरमेंट एक्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो सरासर हो गया हमारा गलत। दूसरा और तीसरा अगर आप देखोगे, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं, ऑब्वियसली पढ़ते तो आप सॉल्व कर पाते। वैसे पढ़ रखा है, ऐसा नहीं कि पढ़ा ही नहीं, हमने पढ़ा हुआ है पहले। एनटीसीए वगैरह मैं रेगुलरली पढ़ाता रहता हूँ जब जब टाइगर के बारे में बात होती है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो बाकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वैसे अगर आप देखोगे तो दोनों करेक्ट हैं। तो पहला वाला हटकर अगर आप देखोगे दूसरा तीसरा करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से छोटे छोटे स्टेटमेंट्स देके क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, चाहो तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2019 में मेंस में ये सवाल पूछा गया था कि भैया जो यहाँ पर व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, जो हमारे देश में सेकुलरिज्म हम फॉलो करते हैं, धर्म निरपेक्षता के नाम पर जो हमारी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, इनके सामने क्या चुनौतियां हैं, ये क्वेश्चन आया। चाहो तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो कुछ चीज़ें मेंशन करके, हालांकि थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, बट आर्टिकल से थोड़ा बहुत आप इसको रिलेट कर सकते हो। चलिए आगे आते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली प्रॉपर जो करंट नोट्स वगैरह हैं वो उसके पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने यहाँ पर ये आर्टिकल डिस्कस किया ना, अब इस आर्टिकल में ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा इंपॉर्टेंट है। अब इसको लिखने बैठोगे, नोट्स बनाने बैठोगे, घंटों लग जाएंगे, आप इस चीज़ को मानते होंगे। 2-3 घंटा आप बर्बाद करोगे, बाकी एनर्जी सारी वेस्ट और बाकी की पढ़ाई फिर बंद,
है ना, वो हो नहीं पाएगी। तो ये सब इसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है कि जितना भी कंटेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप इस पीडीएफ से पढ़ोगे तो इस पीडीएफ में 50, 70, 100 स्लाइड्स हो जाती हैं। इसको स्टोर करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। ये पीडीएफ भी 30 MB 40 MB की भी हो जाती है, तो स्टोरेज का इशू आने लगता है। तो दोस्तों ये सारा का सारा जो कंटेंट है ना, ये आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म के जो रेडीमेड नोट्स होते हैं उसको यहाँ पर डिज़ाइन करके प्रोवाइड करवाया जाता है पीडीएफ में। ये पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, यानी जितनी भी चीज़ें उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसमें मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो आप प्रिंट आउट वगैरह निकालो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रिंट आउट निकलवाना नहीं चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, स्टोरेज का कोई इशू नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें ग्रुप में अवेलेबल हैं। ग्रुप में आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं डाउनलोड करने के और डिलीट करने के पीडीएफ्स को। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस उसमें अवेलेबल हैं। और दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है, ये वो अमाउंट है जो आप इधर उधर खर्च देते होंगे, लेकिन गारंटी है जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो कुछ दिनों बाद ही आपका जो अमाउंट है आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरा अमाउंट रिकवर हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर ये चीज़ें लेता तो इतना रुपया तो मेरा वैसे चले जाता, लेकिन आपका अमाउंट रिकवर होने के बावजूद भी जो बेनिफिट्स है वो बरकरार मिलते रहेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को भी चेक करना कि कैसे मैं इस ग्रुप से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता हूँ। ठीक है, और ये सब कुछ देखने के बाद में अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ये सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा 5000 लाइक्स का, जिसको प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस का, आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जहां पर बोला जा रहा है 2024 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेस मिशंस के मामलों में। यहाँ पर हम अपने चंद्रमा से यूरोपा तक सारे के सारे मिशंस कंडक्ट करने वाले हैं। नासा के कौन से मिशंस होने वाले हैं, जापान के कौन सा मिशन होगा, इसरो का कौन सा मिशन होगा, हर एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपसे वापस बोल रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि मेंस में 4-5 बार सवाल आ चुके हैं, और प्रीलिम्स में ऐसे मिशंस को लेकर आपको ऐसे कईयों क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, है ना, 10-15 ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं 2024 में जो स्पेस मिशन है वो कौन से होने वाले हैं, इस पर आएंगे, थोड़ा वेट करते हैं। लेकिन 2023 भी हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट नहीं रहा स्पेस के मामलों में। 2023 में नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन वापस आया, है ना, एस्टेरॉइड से सैंपल इकट्ठा करके। भारत का चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। इंडिया का आदित्य L1 सक्सेसफुली यहाँ पे हम लोगों ने भेजा। तो बहुत सारे मिशंस ऑलरेडी 2023 में सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए। लेकिन 2024 जो है, ये वाला साल जो अभी शुरू हुआ है, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो सबसे बड़ा मिशन जिसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं वो है यूरोपा क्लिपर। यूरोपा क्लिपर नासा का एक मिशन होगा जिसको नासा 2024 में लॉन्च करेगा। सवाल यह है कि यूरोपा क्लिपर है क्या। तो दोस्तों यूरोपा क्या है, पहले तो ये समझो। यूरोपा जुपिटर का एक बहुत बड़ा चंद्रमा है। जैसे हमारे पृथ्वी के पास में एक चंद्रमा है, वैसे जुपिटर के पास में ढेरों चंद्रमा है। तो ढेरों चंद्रमा में जो है जुपिटर का सबसे बड़ा चंद्रमा है वो है यूरोपा। तो यूरोपा पे यहाँ पर यह मिशन भेजा जा रहा है जिसका नाम ही यूरोपा क्लिपर रख दिया गया। यूरोपा जो है दोस्तों यहाँ पर हमारे पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा छोटा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो यूरोपा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आइस का एक सरफेस है, आइसी शेल है, बहुत सारा पानी प्रेजेंट है, ऐसा यहाँ पर एक अनुमान लगाया गया है। एक अनुमान साइंटिस्ट ने यह भी लगाकर बताया है कि जितना पानी हमारे पृथ्वी पर, हमारे समुद्र में, सभी समुद्र में प्रेजेंट है, उससे ज़्यादा पानी केवल यूरोपा पे प्रेजेंट है। तो कहोगे ये यूरोपा क्लिपर क्या करने जा रहा है वहाँ पर। तो ये जो मिशन है ये हम इसीलिए भेज रहे हैं ताकि वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकें कि आखिरकार यूरोपा के ऊपर जो समुद्र पाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो पानी है, क्या वो पानी हमारे लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा, यही तो हमें पता लगाना है। समझ गए। तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ये यहाँ पर पता लगाने के लिए यूरोपा मिशन जाएगा। तो ये हमारा 2024 का पहला इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है। दूसरा आर्टेमिस 2, ये भी नासा का ही है आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसके तहत नासा कुछ लोगों को चंद्रमा पर भेजने वाला है। अब चंद्रमा पर भेजने का मतलब ऐसा नहीं है जैसे 1972 में नासा ने किया था।
अब 1972 वाला अपोलो मिशन था, आपको पता है, वहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति बने जिन्होंने यहाँ पर चंद्रमा पर पहला कदम रखा, है ना। वैसे 2 लोग वहाँ पर गए थे, लेकिन अगर उसके बाद कुछ अगर हम देखते हैं तो ये जो आर्टेमिस प्रोग्राम है दोस्तों, इसी आर्टेमिस प्रोग्राम की चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो नाम है आर्टेमिस, ये अपोलो से ही लिंक है। अपोलो की जुड़वा बहन आर्टेमिस कहलाती है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर में। तो यानी कि नासा का जो आर्टेमिस मिशन आपको देखने को मिल रहा है, ये मिशन अगेन चंद्रमा पर जाने वाला है। और पहली बार ऐसा होगा कि एक महिला, एक ब्लैक पर्सन को यहाँ पर भेजा जाएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो आर्टेमिस 2 जाएगा, ये ऐसा नहीं कि चंद्रमा पर ये सभी लोग पैर रखने वाले हैं, नहीं, चंद्रमा का एक चक्कर मारकर वापस आ जाएंगे, फिर उसके बाद वापस से तैयारी होगी दोबारा चंद्रमा पर जाने की। समझ गए? तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये मामला होने वाला है। ये भी 2024 में किया जाएगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मिशन, वो है वाइपर मिशन। अब वाइपर की फुल फॉर्म है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। तो दोस्तों एक रोबोट आपको देखने को मिलेगा ये। अब ऐसा रोबोट है जिसका साइज वगैरह मतलब छोटा सा ही है, और ये क्या करेगा, ये हमारे चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की खोज करेगा, घूमेगा वहाँ पर, और ये भी 2024 के अंत तक भेजने वाला है नासा। तो एक रोबोटिक मिशन है जिसको डिज़ाइन किया गया है कि चंद्रमा पर जो हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं, भाप बन जाते हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ों में बदल जाते हैं, इनका पता लगाना, यानी कि पानी की खोज करना। स्पेशली इसके लिए यहाँ पर वाइपर मिशन जाने वाला है। तो वाइपर के बारे में ध्यान रखना, कुछ इस तरीके का ये रहेगा जैसा हमारा रोवर होता है ना, कुछ उसी प्रकार से, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की खोज करेगा। चलिए आगे आते हैं। वाइपर मिशन के बाद एक और इंपॉर्टेंट मिशन होगा 2024 में, वो है लूनार ट्रेल ब्लेजर और प्राइम 1 मिशन। तो दोस्तों नासा ने हाल ही में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है इस पर्टिकुलर मिशन में, जिसको नाम दिया गया है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स की फुल फॉर्म है स्मॉल इनोवेटिव मिशंस फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशंस। तो ये जो मिशंस होंगे, ये छोटे छोटे बहुत सारे मिशंस हैं, ये क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे छोटे छोटे काम जो है उसको आराम से कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो लूनर ट्रेल ब्लेजर आपको ये देखने को मिलेगा, नाम पता चला है लूनर यानी कि चंद्रमा से रिलेटेड है। तो लूनर ट्रेल ब्लेजर का मेन काम क्या है, ये वाइपर की तरह ही काम करेगा। ये चंद्रमा पर पानी की खोज को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगा। जबकि वाइपर जो है, वाइपर में क्या होगा, वाइपर इस तरीके से यहाँ पर रोवर रहेगा जो कि उतरेगा चंद्रमा पर, घूमेगा और पानी की खोज करेगा। लेकिन जो यहाँ पर हमारा ट्रेल ब्लेजर होने वाला है, ये ट्रेल ब्लेजर केवल चंद्रमा को ऑर्बिट करेगा, चंद्रमा पर उतरेगा नहीं, इसके चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। और चक्कर लगाते लगाते यहाँ पे पता लगाएगा कि भाई चंद्रमा पर कहाँ पर टेम्परेचर है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, प्लस कहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनकी लोकेशंस वगैरह सब कुछ वो टैप करने की कोशिश करेगा। तो यह है लूनर ट्रेल ब्लेजर। ध्यान रखना दोस्तों इसके बारे में। बाकी इस लूनर ट्रेल ब्लेजर के बाद एक और मिशन होने वाला है प्राइम 1 मिशन। ये भी अभी 2024 के बीच में लॉन्च किया जा सकता है। और जो प्राइम 1 मिशन है, ये क्या करेगा, ये चंद्रमा पर उतरेगा और उतरने के बाद में यहाँ पर ड्रिलिंग करेगा, यानी कि थोड़ा सा गड्ढा भी खोदने की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए आगे आते हैं। इतने मिशन के अलावा एक और मिशन है जिसका नाम है जाक्सा मिशन का नाम नहीं है। जाक्सा बेसिकली जापान की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा का ये मिशन है जिसका नाम है MMX। तो यह है मार्शन मून एक्सप्लोरेशन मिशन। तो जाक्सा का जो MMX मिशन है दोस्तों, ये आपको पता चल गया है कि भैया मार्शन की बात हो रही है। मार्शन मतलब मार्स, ठीक है, हमारा मंगल ग्रह। और मार्शन मून यानी कि मंगल ग्रह पर भी नहीं जा रहे, मंगल ग्रह के जो चंद्रमा है, आपको पता है ना मार्स के पास में 2 चंद्रमा है। ठीक है, अब 2 चांद हैं मंगल ग्रह के पास में, एक है फोबोस और दूसरा है डाइमोस। फोबोस डाइमोस के बारे में आपको पहले पढ़ा रखा है, याद होगा। तो जापान की जो ये स्पेस एजेंसी है, इनका जो ये रोबोटिक मिशन है MMX, ये क्या करेगा, ये हमारे मार्स के दोनों चंद्रमा को, फोबोस और डाइमोस को एनालाइज करेगा, इनकी स्टडी करेगा, इनको ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा। और इस मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है भैया मार्स के चंद्रमा का ऑरिजिन पता लगाना कि आखिरकार ये चंद्रमा बने कैसे। क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक यहाँ पर श्योर नहीं है कि फोबोस और डाइमोस क्या ये पुराने वाले एस्टेरॉइड से बने हैं, रॉकी पार्टिकल से बने हैं, जो कि मार्स ने अपने ऑर्बिट में अपनी ग्रेविटी की ताकत से खींच लिए थे, या फिर वो कूड़े से जो आसपास का डेब्रिस था उससे बने हैं। तो इसके ओरिजिन को पता लगाने का मेन काम जाक्सा के इस MMX का है।
ठीक है, तो ध्यान रखना मार्स के पास में दो चंद्रमा है, ये आप देख पाओगे, एक फोबोस का ऑर्बिट है, यह है डाइमोस का ऑर्बिट। तो इन चंद्रमा का पूरी तरह से एक्सप्लोरेशन करना। फिर उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी एक बहुत बड़ा मिशन होने वाला है जिसका नाम है हेरा मिशन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो ये मिशन होगा ये जाने वाला है एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड पर, वो है डिडीमॉस और डिमॉर्फोस। ये भी एस्टेरॉइड है, बहुत दूर है, आपको पता होगा। ये आप सोच रहे होंगे ये जो डिडीमॉस वगैरह नाम है सुना सुना लग रहा है। सुना सुना इसलिए लगा है क्योंकि आपको पढ़ाया गया है नासा के डार्ट मिशन के बारे में। तो नासा का जो डार्ट मिशन था ये भी तो यहीं भेजा गया था। आपको पता होगा डार्ट मिशन में हमने एक चीज़ भेजी थी जहां पर जिसका मेन मकसद था कि जो ये डिमॉर्फोस नाम का पूरा एस्टेरॉइड है, रॉकी पार्टिकल है, इससे टकराए और इसका ऑर्बिट, इसका रास्ता चेंज कर दे, जिससे कि अगर भारत कह रहा हूँ, पृथ्वी की साइड में अगर कोई ऊपर से एस्टेरॉइड आता है जिसका डर रहेगा पृथ्वी से वो टकराए, तो हम ये मिशन लॉन्च करके उसका रास्ता बदल दें और वो पृथ्वी को सुरक्षित रख सकें। तो इसलिए डार्ट मिशन लेकर आया गया था जिसका फुल फॉर्म था डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। याद होगा दोस्तों, बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है। तो इन्हीं एस्टेरॉइड को वापस से एनालाइज करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेरा मिशन पहुंचने वाला है, लेकिन वो टकराएगा नहीं, वो इनको एक्सप्लोर करेगा। डिमॉर्फोस और डिडीमॉस ये दोनों के दोनों एस्टेरॉइड्स के नेम हैं। तो ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो ये मिशन है ये अक्टूबर 2024 में लॉन्च होगा और ये पहुंचेगा डिडीमॉस और डिमॉर्फोस पे और वहाँ पे स्टडी करेगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, इनके बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेगा। कहोगे इतने छोटे रॉकी पार्टिकल के लिए क्यों जाना? दोस्तों रॉकी पार्टिकल छोटा नहीं है, ये दोनों एस्टेरॉइड बहुत बड़े हैं। आप देखोगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर का है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कई गुना ज़्यादा बड़ा है डिमॉर्फोस वाला एस्टेरॉइड। और जो डिडीमॉस है वो तो सबसे बड़ा है। डिडीमॉस का साइज अगर आप देखोगे तो आईफल टावर से 2 गुना ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पाओगे इतने बड़े साइज के हैं दोनों, तो इसी का एनालिसिस किया जाएगा। तो ये तो हो गए दुनिया भर के स्पेस मिशंस की बात। अब बात करते हैं इसरो के स्पेस मिशंस की। तो इसरो भी 2024 में बड़े बड़े मिशंस कंडक्ट करने वाला है, जैसे कि यहाँ पर एक तो हो चुका है, 1 जनवरी को यहाँ पर इसरो ने धमाका कर दिया, वो था एक्सपोजेट। तो इसरो ने एक्सपोजेट लॉन्च किया जिसका मेन मकसद क्या होगा? इसका मेन मकसद यहाँ पर होगा कि जो भी हमारी ब्लैक होल्स हैं उसकी स्टडी करना, ब्लैक होल से निकलने वाली एक्सरे एनर्जीज है उनकी यहाँ पर स्टडी करना। उसके अलावा निसार मिशन आपको देखने को मिलेगा, इसरो का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। निसार मिशन नासा और इसरो ने साथ में मिलकर यहाँ पर इसको तैयार किया है, जहाँ पर वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करेंगे अर्थ सिस्टम को लेकर, इकोसिस्टम, आइस मास, वेजिटेशन, बायोमास, नेचुरल हैजार्ड को लेकर सारा डेटा उनके पास में आएगा। फिर गगनयान मिशन इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है। यहाँ पर ये पहला कह सकते हो कि इंडिया का मैंड स्पेस मिशन होने वाला है। पहली बार हम अंतरिक्ष में कुछ लोगों को भेजेंगे और वापस से लेकर आएंगे कुछ दिनों के अंदर में। तो जब ये मिशन चर्चाओं में आएगा तो डिस्कस करूंगा, वैसे डिटेल से पढ़ाया गया है। फिर मंगलयान 2 मिशन, एक हमारा मंगलयान 1 ऑलरेडी हमने लॉन्च किया था, उसका एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ समाप्त हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। अब मंगलयान 2 की बारी है। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 भी यहाँ पर इसरो का एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्लान है कि हम मार्स को बहुत डिटेल से एनालाइज करेंगे। और मार्स के अलावा शुक्रयान यानी कि जो वीनस है दोस्तों, इसको भी एनालाइज करने के लिए इसरो ने प्लान किया है कि हम शुक्रयान 1 नाम का एक पूरा मिशन लॉन्च करेंगे, जो कि वीनस नाम के प्लैनेट को 5 साल तक ऑर्बिट करेगा और वहाँ का बहुत सारा डेटा निकाल कर देगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब ये थे सारे के सारे मिशन जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, हमारे काफ़ी डिटेल से आर्टिकल में पब्लिश हुए थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्लीज़ आप लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यूपीएससी ने मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। 2023 में ही क्वेश्चन पूछ लिया था, जो भारत का जो तीसरा मून मिशन था ना, इसके बारे में पूछ लिया गया है क्या कि भाई इंडिया का जो मेन टास्क है मून मिशन का वो क्या है, जो पहले वाले मिशन में अचीव नहीं हो सका। फिर 2019 में भी कि भाई इंडिया का जो प्लान है कि अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना, ठीक है, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे। फिर 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया, भाई इंडिया के जो अचीवमेंट है स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी में वो बताओ। तो ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इतना कंटेंट आपके पास में मिल जाता है, क्योंकि आंसर भी ऐसा नहीं है कि आपने पूरा ऐसे लिखना है, 250 शब्दों में आंसर लिखना है, 150 शब्दों में आंसर लिखना है। समझ रहे हो इस बात को? तो समझ रहे होंगे कि आर्टिकल का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। पिछले 10 से 15 दिनों में मेरे पास भी बहुत मैसेजेस आए कि सर वीडियो का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, हम बहुत सारी चीज़ों को सिलेबस से लिंक कर रहे हैं। आई होप आप सभी लोग भी इस बात से अग्री करते होंगे। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल है दोस्तों। यहाँ पे बात की जा रही है कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कतर के कोर्ट ने क्या किया, हमारे 8 इंडिया के जो एक्स नेवी पर्सन्स हैं उनको जासूसी के केस में लाकर उनको फांसी की सज़ा दे दी थी।
बाद में वो फांसी की सज़ा इन्होंने यहाँ पर जो फांसी उसके ऊपर रोक लगा दी, उम्र कैद की सज़ा यहाँ पर कतर कोर्ट ने दे दी। अब यहीं पर ना इसी पर्टिकुलर मामले के रेफरेंस को लेते हुए यहाँ पर यह डिस्कस किया गया है कि आखिरकार कितने इंडियंस हैं जो बाहर दुनिया भर के जेलों में बंद हैं और कैसे उनको मदद मिल रही है, क्या वो इंडिया आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। इसको लेकर बहुत ही शानदार एक्सप्लेनर सेक्शन पर आर्टिकल पब्लिश हुआ है दोस्तों, मैं कहूँगा बिल्कुल स्किप मत करना, ज़रूर से इसके बारे में जानना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कतर कोर्ट का न्यूज़ जो है लंबे समय से न्यूज़ में रहा, अब की बार चर्चाएं बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि बड़े बड़े इशू हैं जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे आखिरकार इंडियंस जो बाहर विदेशों में अलग अलग जेलों में फंसे हुए हैं उनकी क्या हालत है और पूरा मुद्दा क्या है। अगर आप देखोगे तो भारत एक ऐसा देश है जिसके नागरिक दुनिया भर में फैले हुए हैं। इंडिया का बहुत सारा डायस्पोरा आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगा, कई लाखों लोग आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगे, अरब कंट्रीज में देखने को मिलेंगे, अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। अब जब देशों में फैले हुए हैं तो उसके साथ ही हमको ये पता चलता है कि जितने लोग विदेशों में फैले हुए हैं उसके साथ साथ 9,500 इंडियंस ऐसे हैं जो अलग अलग विदेशों की जेलों में बंद हैं आज के समय पर। और सबसे ज़्यादा जो जेलों में बंद है वो मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज़ में बंद हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो कैदी हैं वो आपको कतर में देखने को मिलेंगे। हमारे पास में एक डेटा है कि भैया विदेश में कितने लोग इंडिया के देखने को मिलेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का डेटा यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1.3 करोड़ से ज़्यादा जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, ठीक है, और 1.8 करोड़ से ज़्यादा पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड 3.2 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज इंडियंस, इतने सारे इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग दुनिया भर के 210 देशों में फैले हुए हैं। ये यहाँ पर इंडियंस की पॉपुलेशन है विदेशों में, समझ गए। तो इनमें से कुछ हज़ार लोग आपको वहाँ पे जेलों में भी नजर आएंगे। अब वही केस डिस्कस किया गया है कि ज़्यादातर जो इंडियन प्रिजनर्स यहाँ पर जो लॉज करे गए जेल में, ज़रा उसके बारे में जानते हैं कहाँ कहाँ पर हुए हैं। तो जो टोटल इंडियंस है अगर आप देखोगे तो लगभग 9,521 इंडियंस को 89 अलग अलग देशों के अंदर में जेलों में बंद करके रखा हुआ है। मतलब ये 89 वो कंट्रीज़ है जहाँ पर इंडियंस की संख्या ज़्यादा है, इंडियंस का डायस्पोरा ज़्यादा है। वैसे इंडियंस दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन जहाँ पे डायस्पोरा ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा लोग जेल में हैं। जैसे कि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो 62% से ज़्यादा लोग वहाँ पर आपको जेल में देखने को मिलेंगे। और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन प्रिजनर्स हैं आज के समय पर 2200 के आसपास सऊदी अरेबिया में यहाँ पर जेल में बंद हैं। उसके बाद यूएई में जेल में बंद हैं। कतर के अंदर 752 इंडियन प्रिजनर्स यहाँ पर जेल में बंद हैं। और कतर के बाद कुवैत, बहरीन, ओमान, यानी कि ज़्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जेल में रखा हुआ है इंडियंस को। अब बात करते हैं एशिया की, पूरे एशिया की। पूरे एशिया में अगर आप देखोगे तो लगभग 23%, यानी कि जितने भी टोटल प्रिजनर्स हैं उसमें से 23% प्रिजनर्स आपको देखने को मिले जो नेपाल में है, मलेशिया में है, पाकिस्तान, चाइना, सिंगापुर, भूटान और बांग्लादेश में भी यहाँ पर जो जेल हैं वहाँ पर इंडियंस बंद हैं। फिर बात करेंगे यूरोप की, तो यूरोप के अंदर में अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन प्रिजनर्स, ज़्यादातर जो इंडियंस है वो यूनाइटेड किंगडम में बंद हैं, लगभग 278। उसके बाद इटली, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन में भी यहाँ पर कई सारे इंडियंस जेल में बंद हैं। अब बात करते हैं, ये अगर होता है इंडियंस को बंद किया जाता है तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसमें इंडिया क्या कर सकता है, कैसे उनकी मदद कर रहा है। तो बात आती है सबसे पहले मॉनिटरिंग की। तो जो इंडियन मिशंस हैं और जो पोस्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं, विदेशों में भी काम कर रहे हैं, वो सब इन इंसिडेंट्स को मॉनिटर करते रहते हैं कि भाई किस किस इल्ज़ाम में कौन कौन से इंडियंस को बंद किया गया है जेल के अंदर में, हर एक चीज़ को वो देख रहे होते हैं। और जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है कि हाँ बिल्कुल कोई इंडियन अरेस्ट हुआ है, उसको डिटेंट कर लिया गया है, कस्टडी में ले लिया गया है, तो तुरंत यहाँ पर कह सकते हो कि उससे टच करने की कोशिश की जाती है, यानी कि उसके टच में आने की कोशिश की जाती है, बातचीत करने की कोशिश की जाती है। जो वहाँ पे लोकल फॉरेन ऑफिस है उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है ताकि उस व्यक्ति को यहाँ पर प्रॉपर एक्सेस दिया जा सके, वो हमारे से बातचीत कर सके। फिर उसके बाद में वेलफेयर और कंज्यूलर असिस्टेंस यहाँ पर उसको दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो ऑफिशियल्स हैं, जब उनको पता चलता है कि हाँ भैया ये व्यक्ति है, इसको इस केस में जेल में डाला जा रहा है, अरेस्ट किया गया है उसको, तो यहाँ पर पहले तो उस केस के जो फैक्ट हैं उसको देखेंगे, कंफर्म करेंगे कि वो इंडिया का है या नहीं है, इंडिया की नेशनलिटी उसकी है या नहीं है। फिर वो इंश्योर करते हैं कि अगर वो इंडिया का है तो उसका कल्याण किया जाए। देखो कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं, है ना, जो अगर वो इंडिया के हैं तो उनको हर एक पॉसिबल जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए, चाहे वो लॉ का सपोर्ट हो वो भी दिया जाएगा, है ना। लोकल लॉ जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वहाँ की, उस देश की, उनको अप्रोच किया जाएगा
ताकि वहाँ की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जल्द से जल्द पूरी हो सके, है ना। तो ये हमारा मेन टारगेट होता है भाई, उस व्यक्ति को जल्द से जल्द वहाँ की कार्रवाई जो भी है उसकी पूरी करके सीधा इंडिया लेकर आया जा सके, ये हमारा मेन पर्पज़ होता है। अब बात ये आती है कि आखिरकार सरकार के क्या क्या कदम है, सरकार क्या क्या प्रोवाइड करवा रही है, मतलब किस किस तरीके से चल रही है सरकार, जिससे कि जो हमारे प्रिजनर्स हैं दुनिया भर में जो बंद हैं उनको एक असिस्टेंस मिल जाए। तो पहला है लीगल असिस्टेंस। तो जो इंडियन मिशंस और पोस्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, इन्होंने अपना एक लोकल पैनल बना रखा है अलग अलग देशों में, जहां पर इंडियंस की संख्या ज़्यादा है, वहां पे अपने लॉयर्स का लोकल एक ग्रुप बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब लोकल ग्रुप बना के रखा हुआ है, वही यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी कोई केस आता है ऐसा तो वो लोकल ग्रुप सपोर्ट करता है। उसके बाद दोस्तों इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, इसको सेटअप किया गया है मिशन और पोस्ट के अंदर में और विदेशों में इनको सेटअप किया गया है, जिसका मेन मकसद है जो भी इंडियन नेशनल विदेश में कहीं पर फंस जाता है, प्रॉब्लम्स में आ जाता है, तो उनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और सपोर्ट में कैसा सपोर्ट भाई, उसको पैसों का सपोर्ट देना, लीगल लॉ का सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाना, एयर टिकट्स देना, जब वो वापस आएगा देश में तो उसको प्रॉपर टिकट्स वगैरह प्रोवाइड करवाना। तो ये सब भी यहाँ पर इंडिया कर रहा है। फिर है रिपैट्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स, यानी रिपैट्रिएशन मतलब जो वापस से इंडिया आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों सरकार जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इशू को फॉलो करती है, देखती है कि भाई इंडियन नेशनल्स को वहाँ पे अगर मान लो जो केस है वो निपट चुका है, छोड़ दिया गया है, उसको छुड़वाया जाएगा और वापस से यहाँ पर इंडिया लेकर आया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे पार्डन एंड रिडक्शन का मामला भी है। कई सारे देशों में ऐसा होता है भैया, किसी इंडियन को पकड़ा, थोड़ा समय तक रखा, उसके बाद यहाँ पर उसको क्षमा कर दिया गया। तो कुछ कंट्रीज में पार्डन वगैरह दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है या उसकी सज़ा कम कर दी जाती है ना। टाइम टू टाइम यहाँ पर ऐसे केसेस भी नजर आते हैं। तो 2014 से अभी तक लगभग 4597 इंडियन नेशनल्स ऐसे हैं जिनको क्षमा मिल चुकी है या जिनकी सज़ा कम कर दी गई है बाहर की सरकार के माध्यम से। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से ने अपने एफर्ट्स लगाए हैं अलग अलग चैनल्स के माध्यम से कि भैया उस इंसान को बचाकर इंडिया लेकर आया जा सके, फिर इंडिया में हम उसको ट्रीटमेंट दे देंगे अपने हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से। ऐसा नहीं है इंडिया में लाके खुला छोड़ देंगे, वहाँ पे अपने हिसाब से ट्रीटमेंट जो हमारा कानून बोलता है उसके हिसाब से जेल में डाला जाएगा, लेकिन बाहर के लॉ से हम बचा के लाएं, ये हमारा मेन पर्पज़ है। और इसी के लिए यहाँ पर हमारा एक अग्रीमेंट भी है, अग्रीमेंट्स ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप टिक मार्क कर लो, जो कर लो, ये वाला आपने लिख कर रखना है। क्यों? अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो एक अग्रीमेंट है ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स का। क्यों? तो दोस्तों ये जो अग्रीमेंट है ये इंडिया ने साइन कर रखा है लगभग 31 देशों के साथ में। इस अग्रीमेंट में क्या होता है? इस अग्रीमेंट में, ये अग्रीमेंट जिस देश के साथ में हम साइन करते हैं तो वो देश और हम एक दूसरे के कैदी को, मान लो उस देश का कैदी हमारे यहाँ पर बंद है, हमारा देश का कैदी वहां पर बंद है, तो एक दूसरे कैदी को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो इंडिया ने इस प्रकार से यहाँ पर ये जो अग्रीमेंट है इसको साइन कर रखा है 31 देशों के साथ में। और वो 31 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ब्राजील, बुल्गारिया, कंबोडिया, इजिप्ट, एस्तोनिया, फ्रांस, हांगकांग, ईरान, इजराइल, इटली, कजाकिस्तान, कोरिया, कुवैत, मालदीव्स, मॉरिशस, मंगोलिया एंड नहीं लगाना चाहिए वैसे, यहाँ पर आप देख पाओगे कतर पे गोला बना रहा हूँ, अभी वापस आऊंगा, रशिया, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, टर्की, यूएई, यूके एंड वियतनाम। ये 31 कंट्रीज जिनके साथ में हमने ये अग्रीमेंट कर रखा है। कतर पर गोला क्यों बनाया गया? अभी हमने देखा कि कतर के अंदर 8 एक्स नेवी जो पर्सन्स हैं उनको अरेस्ट करके रखा हुआ है। जो फांसी की सज़ा थी वो फांसी की सज़ा रोक दी गई, लेकिन यहाँ पे उनको अभी उम्र कैद के लिए रखा हुआ है। तो यही सवाल था सबका, क्या हम इंडिया नहीं ला सकते? उनको ला सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास में अभी भी अवेलेबल है, वो यही है अग्रीमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स। ये अग्रीमेंट हमने कतर के साथ में भी कर रखा है। तो कतर के कोई यहाँ पर अपराधी हमारे पास में होंगे तो हम क्या करेंगे, सीधा उनको वहाँ भेजेंगे, उनके बदले में अपने एक्स नेवी पर्सन्स को इंडिया लेकर आएंगे। ऐसा ही हो सकता है आने वाले समय पर, नो डाउट। आप और मैं शॉक नहीं होंगे क्योंकि अब हमको पता चल चुका है कि हाँ ये एक मेन रीज़न होगा जिससे इंडिया अपने एक्स नेवी पर्सन को इंडिया ला सकता है। समझ गए? क्लियर हो गया? अब दोस्तों 2006 से अभी तक जनवरी 2022 तक 86 प्रिजनर्स ऐसे हैं जिनको इन अग्रीमेंट के माध्यम से, ये ट्रांसफर अग्रीमेंट के माध्यम से इंडिया वापस लेकर आया गया। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ गए? तो इस बात के बारे में ध्यान रखना, जिसमें 75 इम्प्रिजनमेंट इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे जो इंडिया ट्रांसफर करे गए हैं और 11 फॉरेन प्रिजनर्स आपको देखने को मिलेंगे जो उनके देशों में ट्रांसफर भारत ने किए हैं। चलिए
आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जीएस पेपर नंबर 1 एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस पेपर नंबर 3 में भी हमारा एनवायरमेंट का टॉपिक है, वहाँ से भी डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है दोस्तों। हम कई बार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर जो यूरिया है, नैनो यूरिया है, बढ़िया चीज़ है ना। नैनो यूरिया जो लिक्विड आया है ये हमारी फसल को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। लेकिन अब क्या हुआ है, एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत पता ये चला कि साल ब साल जो ये नैनो यूरिया है ये हमारी फसलों के लिए दिक्कत बनता चले जा रहा है। फसलों का प्रोडक्शन कम हो रहा है, फसलों में प्रोटीन की कमी हो रही है। ये अपने आप में दोस्तों एक शॉकिंग न्यूज़ है, और शॉकिंग न्यूज़ के साथ साथ उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, क्योंकि नैनो यूरिया आप समझ रहे होंगे एक समय पर कितना ज़्यादा इसको प्रमोट किया गया था। हर 2 दिन में ये आर्टिकल नज़र आ रहा था, मैंने बहुत डिस्कशन किया है। अगर आप सर्च करोगे, जो पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं टेलीग्राम में, नैनो यूरिया सर्च करोगे, आपको कम से कम ये आर्टिकल रिपीटेडली कम से कम 200-300 बार देखने को मिल जाएगा। इतना डिस्कशन हुआ है इसका। एक समय पर इस टॉपिक का क्रेज चल रहा था खतरनाक कि भाई यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ आ चुकी है, लिक्विड नैनो यूरिया। हुआ क्या, मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। 2 साल इस लिक्विड नैनो यूरिया को फील्ड में टेस्ट किया गया। जो हमारे साइंटिस्ट थे, स्पेशली पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के, और टेस्ट करने के बाद में उन्होंने ये पाया कि 2 साल में जो गेहूं और चावल की फसलें हैं वो बढ़ने की बजाय कम हो रही हैं। जबकि अगर हम ये नैनो फर्टिलाइज़र की जगह केवल अपना नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो नॉर्मल यूज़ करते हैं, अगर वो इस्तेमाल कर रहे होते तो हमारी फसलें बढ़ रही थीं, तो फसलें बढ़ती। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमने नया इनोवेशन निकाला, यही इनोवेशन नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। अब ये यूरिया वाला मामला है कि मैं आपको पहले वो समझाता हूँ। दोस्तों, जब खेती की जाती है तो खेती करते वक्त हमारी फसलों की सुरक्षा के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए, फसलों की ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ हो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इस प्रकार के फर्टिलाइज़र यानी खाद का इस्तेमाल करते हैं। और खाद में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला एक खाद है आज के समय पर, वो है यूरिया। इस तरीके से सफ़ेद छोटा दानेदार आपको यूरिया देखने को मिलता है, जिसका छिड़काव खेतों में किया जाता है फसलों की बेहतर ग्रोथ के लिए। ये बात आपको समझ में आई। अब दोस्तों क्या हुआ, जब इसको खरीदते थे तो पूरा कट्टा खरीदना पड़ता था 50 किलोग्राम का। अब उसके 50 किलोग्राम का एक ऑल्टरनेटिव निकाला गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ने क्या करा, एक बॉटल बना दी। उन्होंने इस नैनो यूरिया का जो ताकत है, पूरे 50 किलोग्राम के कट्टे की ताकत केवल एक आधे लीटर की बॉटल में समेट दी। दुनिया का पहला नैनो यूरिया यानी लिक्विड फॉर्म में यूरिया तैयार किया। इसमें फार्मर की इनकम बढ़ेगी ऐसा बोला गया, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, दूसरे यूरिया से सस्ता होगा बहुत ज़्यादा, इसको पानी में मिलाओ, छिड़काव कर दो, काम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया। लेकिन दोस्तों हुआ क्या है कि जब इसका यूज़ किया गया तो रिसर्च में पता चल रहा है कि भैया इससे फसलें हमारी और बेकार हो रही हैं। यही तो रिपोर्ट कहती है, जिस वजह से इस आर्टिकल का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो वही जानेंगे आखिरकार लिक्विड नैनो यूरिया की जो एफिशिएंसी है, इसका काम करने का जो लेवल है, वो किस लेवल पे काम कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये पता चली है कि भैया क्रॉप के अंदर में जो प्रोडक्शन है हमारी वो कम हुई है। जबकि नॉर्मल हम यूरिया या नॉर्मल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते तो बढ़िया ग्रोथ होती, लेकिन नैनो यूरिया से कोई बात बनी नहीं। यहाँ पे बढ़ने की बजाय यहाँ पे क्या हुआ, 21.6% गिरावट हुई है गेहूं की खेती में और 13% गिरावट हुई है चावल की खेती में। ठीक है, जबकि हम ग्रेन नाइट्रोजन कंटेंट यूज़ करते तो सही रहता। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन कंटेंट यूज़ किया जाता है, देखो नाइट्रोजन जो स्पेशली होता है ये हमारी फसल को बढ़ावा देता है, लेकिन नैनो यूरिया की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन कंटेंट भी कम होता हुआ चला गया। बोला जा रहा है 17 और 11% के आसपास जो नाइट्रोजन कंटेंट है ये हमारे गेहूं चावल में कम होता हुआ नजर आया। और नाइट्रोजन कंटेंट कम होने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो अब फसल आएगी उसमें प्रोटीन की कमी होगी। और हमारे देश में चावल गेहूं ही तो सबसे ज़्यादा खाया जाता है, लोगों को थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल रहा है, वहीं से मिल रहा है। अब वो प्रोटीन भी खत्म हो जाएगा तो लोगों की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो अभी थोड़ी बहुत परसेंटेज हो रही थी वो भी खत्म। इससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और जबकि नैनो यूरिया का फॉर्मुलेशन अगर आप देखोगे तो 10 गुना ज़्यादा पड़ रहा है महंगा, और कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा नुकसान भी होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, नैनो यूरिया का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमारे फसलों की जो जड़ होती हैं, जड़ की जो स्ट्रेंथ है या जड़ की जो घनापन होता है वो कम होता हुआ नज़र आया। अब जड़ का सरफेस कम हो रहा है, जिस वजह से जड़ जो है अच्छे से पोषण को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, क्योंकि जड़ कम है। ज़्यादा होंगी तभी तो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगी जो मिट्टी में प्रेजेंट है। अब जब जड़ ही छोटी है तो वो एब्जॉर्प्शन भी कमी करेगी, तो ज़्यादा बढ़िया फसल हो नहीं रही है इस लिक्विड नैनो यूरिया की वजह से। तो लिक्विड नैनो यूरिया क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। एक प्रकार का यूरिया है, नैनो पार्टिकल के फॉर्म में इसको लिक्विड फॉर्म में तैयार किया गया है ताकि प्लांट्स को ज़्यादा नाइट्रोजन मिले, ताकि यहाँ पर जो प्लांट्स है वो बेटर तरीके से ग्रो कर सके।
और जो ये नैनो लिक्विड यूरिया है इसको जून 2021 में लॉन्च किया गया था इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को कंपनी के थ्रू। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो लिक्विड यूरिया है इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया था इफ्को ने। कहाँ पे डेवलप किया था? नैनो बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च जो कलोल गुजरात के अंदर है, स्पेशली वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका डिस्कशन हुआ, प्लांट भी वहीं पे लगा। तो इंडिया जो है आज भी आप कह सकते हो यूरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है इंपोर्ट करके, यानी कि विदेशों से काफ़ी सारा यूरिया हम परचेज कर रहे हैं उसके बेसिस पर। तो लिक्विड यूरिया के बारे में आप लोगों को आई होप सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आ चुकी होंगी। नाउ इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आज के ही न्यूज़पेपर में एक और आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जहां पर बोला जा रहा है कि जो आदित्य L1 है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है। L1 नाम के ऑर्बिट में वो आ चुका है। अब वो क्या करेगा? सन का स्टडी करेगा और सन की स्टडी करके जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो धीरे धीरे आती रहेंगी। वो सब कुछ हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, सो आपने परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। नाउ यूपीएससी का 2015 का यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि जो 5वां और छठा शेड्यूल के प्रोविजंस हमारे संविधान के अंदर में इसको किस लिए बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके जो हक हैं उनके हित में बात करना है ना, उनके हक की प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करवाना। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड